अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 4। अच्छा, हमारा तय हुआ था फिज़िकल क्लास में कि हम लोग जो मुहर्रम लीव्स हैं उनको अवेल करेंगे ताकि हम लोगों को वो जो 2 छुट्टियां हैं उसका नुकसान ना हो, क्योंकि ये ऑलरेडी पोस्ट क्लास है। सो पोस्ट क्लास में चैलेंजेस डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू प्री। सो मैं इसलिए इसको रिकॉर्डिंग करा के आज ही अवेलेबल कर दूंगा इंशाल्लाह। मेरी टीम आज ही अवेलेबल कर देगी इसको यूट्यूब के ऊपर। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आप इसको डाउनलोड कर लो, ताकि मुहर्रम लीव्स में अगर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं अवेलेबल होता इंटरनेट, तो आपके पास लेक्चर जो हैं वो अवेलेबल रहें और आप उसको मुहर्रम लीव्स में एक एक करके टेकअप कर लें। ठीक है। सो लेक्चर नंबर 4 जो है ये डील करेगा जी। अच्छा, हम इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ रेफर करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चैप्टर नंबर 7 मुकम्मल कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 9 मुकम्मल कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड होपफुली चैप्टर 8 चूँकि आई नीड योर अटेंशन एज वेल कुछ कैलकुलेशंस और चीज़ों में, तो मैं चैप्टर 8 क्लास में फिजिकल क्लास में स्टार्ट करूंगा। नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 10 जो कि आइसोलेटेड है, जिसका पिछले के साथ कोई लिंक नहीं है, आगे के साथ कोई लिंक नहीं है, आइसोलेटेड सा चैप्टर है जो 2 चीज़ों पर डील करता है, इन्वेस्टमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके 2 एलिमेंट्स हैं इन्वेस्टमेंट के। इसमें 2 सेक्शन सिर्फ हमारे सिलेबस में हैं और वो ये हैं कि भाई अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है अपनी किसी एसोसिएटेड कंपनी में तो क्या गाइडलाइंस मौजूद हैं। अच्छा, इसका मतलब मैंने बोला इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी, तो इसका मतलब हमें स्टार्ट ही यहां से लेना पड़ेगा कि पहले समझना पड़ेगा कि एसोसिएटेड कंपनी क्या होती हैं और फिर ही आगे चल पाएंगे। तो टेक्निकली इस चैप्टर का आगाज एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन से होगा एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स द मेन सेक्शन जो कि डील करेगा कि अगर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो गाइडलाइन क्या है। और फिर दूसरा एक और सेक्शन 200 भी इन्वेस्टमेंट से डील करता है कि भाई ये बिल्कुल ऐसा, और वो सेक्शन का जो यूं कहें इसेंस है वो ये है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने पैसों से एक चीज़ खरीद रहा हूं तो वो मेरे नाम पे होनी चाहिए। आसान सी बात, मतलब एसेट कोई भी खरीदूं, मैं कोई भी चीज़ खरीदूं, व्हीकल खरीदूं, किसी में इन्वेस्टमेंट करूं, जो मर्जी करूं, वो मेरे नाम पे रिकॉर्ड हो। तो टेक्निकली वो सेक्शन डील ही इस बात पे करता है कि कंपनी के पैसों से खरीदी जाने वाली चीज़ कंपनी, या यूं कहूं कंपनी के पैसों से की जाने वाली इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम पे होनी चाहिए और किसी और के नाम पे ना हो। सेकेंडली, हाँ कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं लॉ के अंदर कि हाँ कुछ सिनेरियोज हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट तो कंपनी की होगी, पैसा तो कंपनी का लगा होगा, लेकिन किसी और के नाम पे भी रखा जा सकता है। तो ये 2 सिनेरियोज हम इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। जबकि दूसरा एरिया है डिस्क्लोजर का, कि अगर डायरेक्टर किसी सिचुएशन में इंटरेस्टेड है, फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर तो, अच्छा बिफोर इससे एक एग्जांपल, कंपनी के अंदर तो जो शेयर होल्डर जो है वो तो बैठा है आराम से पैसा लगा के, एक्चुअली ऑपरेशन तो डायरेक्टर संभाल रहा है। तो बेटा डायरेक्टर्स आर द एजेंट ऑफ द कंपनी एंड दे आर एक्चुअली we are actually expecting from them to work in the best interest of the company। तो डायरेक्टर अगर कंपनी के बिहाफ पे किसी ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहा है और सामने वाली पार्टी डायरेक्टर की या कोई रिलेटिव निकले, या यूं कहूं कि सामने वाली पार्टी में डायरेक्टर का कोई इंटरेस्ट निकल आए, तो टेक्निकली तो गलत हो जाएगा ना, बाइसनेस आ जाएगी, प्रोफेशनल और पर्सनल इंटरेस्ट में एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो इसी को रिजॉल्व करना है, इसी के हवाले से डिस्क्लोजर की बातें हैं। तो इनफैक्ट डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टर्स एक्चुअली ये एक एरिया है जो हम कवर करेंगे। तो टेक्निकली 3 एरियाज हो गए ये जो इस चैप्टर में डिस्कस होंगे। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी, नंबर 2 इन्वेस्टमेंट इन इट्स ऑन नेम, एंड नंबर 3 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर, कि भाई डिस्क्लोज करो अगर आपका कोई इंटरेस्ट मौजूद है। तो अब यहां पे एक छोटी सी बात समझा दूं कि बेटा डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट उन ट्रांजैक्शन के लिए है जिन ट्रांजैक्शन से कॉन्फ्लिक्ट आएगा पर्सनल और प्रोफेशनल इंटरेस्ट में। ऐसी हरगिज मैं ये बात नहीं कहूंगा इस सेक्शन में कि भाई वो ट्रांजैक्शन जो कि लॉ ने मना की हैं और आप करने से पहले डिस्क्लोजर दे दो, नहीं ना। जिन चीजों से लॉ ने रोक दिया होगा डायरेक्टर को, वो ट्रांजैक्शंस आप नहीं कर सकते इवन आफ्टर गिविंग
द डिस्क्लोजर. इज दैट क्लियर? यानी कि डिस्क्लोजर उस हद में है जहां पे इजाजत मौजूद है ट्रांजैक्शन करने की. जब इजाजत नहीं है तो डिस्क्लोजर से काम नहीं चलेगा. वो इजाजत नहीं है तो वो काम करना ही नहीं है डायरेक्टर ने. इज दैट क्लियर? सो अगर आप इस चैप्टर नंबर 10 के दो ऑब्जेक्टिव्स को देखो तो पहला है इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी और दूसरा डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट. तो बिफोर कि हम इस चैप्टर पे जाएं तो हम उसी पैटर्न को इस्तेमाल करेंगे और अपने चार्ट्स की मदद से सबसे पहले समझते हैं एसोसिएटेड कंपनी क्या होती है. अच्छा जी, एसोसिएटेड कंपनी कहते हैं, अगर मैं इसको यूं समझाऊं, बल्कि यूं ही समझा देता हूं ऐसे ही. सपोज ये दो कंपनीज हैं. अच्छा, एक और पहले बात बताऊं, ये तीन कंडीशन सपोज हैं जिनमें से कोई एक कंडीशन भी मीट हुई तो ये दो कंपनीज आपस में एसोसिएटेड कंपनी समझी जाएंगी. यानी हम कहेंगे कंपनी ए इज द एसोसिएटेड कंपनी, इज एसोसिएशन ऑफ एसोसिएटेड कंपनी ऑफ कंपनी बी. और अगर बेटा इस कंपनी की फाइनेंशियल उठा के देखोगे तो उनकी फाइनेंशियल में आ रहा होगा कि कंपनी बी इज एन एसोसिएटेड कंपनी ऑफ कंपनी ए. तो दोनों एक दूसरे की एसोसिएटेड कंपनी समझी जाएंगी अगर इन तीन कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है. और के साथ का कॉन्सेप्ट है कि और है फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, और तो मतलब तीनों में से कोई एक भी पूरी हो जाए. अच्छा, अब यहां पे एक छोटी सी बात और कि अगर कंपनी एक साइड पे कंपनी हो और दूसरी साइड पे फर्म हो तो फिर क्या होगा, और ये कंडीशन मीट हो जाए तो लॉ कहता है उसे भी एसोसिएशन ही कहेंगे, लेकिन उसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे एसोसिएटेड अंडरटेकिंग. तो ये दो वर्ड जो आप अक्सर पढ़ोगे, एक लिखा हुआ है एसोसिएटेड कंपनी और अंडरटेकिंग. तो बेटा ये बस वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर कंपनी का वर्ड है तो मतलब इस रिलेशन में दोनों साइड पे क्या है, कंपनीज हैं. और अगर अंडरटेकिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि इस साइड पे फर्म हो, इस साइड पे कंपनी हो, या इस साइड पे फर्म हो और इस साइड पे कंपनी हो. तो टेक्निकली अगर ऐसा रिलेशन है कि एक कंपनी है या यूं कहूं दोनों कंपनीज नहीं हैं तो टेक्निकली वो अंडरटेकिंग कहलाएगी. उसके लिए लॉ वर्ड इस्तेमाल करेगा एसोसिएटेड अंडरटेकिंग. ठीक है जी. सो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, ये भी क्लियर हो गया. इसका मतलब आपको जब भी वर्ड सामने आएगा एसोसिएटेड कंपनी या अंडरटेकिंग तो आपको क्लियर हो जाएगा. अब आते हैं कंडीशंस की तरफ कि कब एक कंपनी दूसरी कंपनी की एसोसिएटेड कंपनी समझी जाएगी. नंबर 1 कहते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट हो, 20% स्टेक हो इन बोथ कंपनीज, किसी डायरेक्टर का, ओनर का या पार्टनर का. यानी मैं कहूं सलमान अगर डायरेक्टर है या शेयर होल्डर है, 20% का स्टेक या उससे ज्यादा का स्टेक सलमान का कंपनी ए में है और उससे सेम 20% या उससे ज्यादा कंपनी बी में है, तो आप ये समझिए कंपनी ए और बी दोनों एसोसिएटेड कंपनी समझी जाएंगी. लाइकवाइज इफ आई एम अ डायरेक्टर, लाइकवाइज इफ आई एम अ पार्टनर, और ये दो फर्म्स हो तो एसोसिएटेड अंडरटेकिंग. यानी कि यूं कहना चाह रहा हूं ये फर्म है एबीसी फर्म, ये है XYZ फर्म, तो अगर इसमें भी मेरा 20% से ज्यादा स्टेक है, इसमें भी 20% से ज्यादा या 20 के इक्वल, तो ये दोनों फर्म्स आपस में एसोसिएटेड अंडरटेकिंग समझी जाएंगी. अब पॉइंट आता है, स्टेक की तो बात मैंने कर दी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. तो लॉ एक्सप्लेन करता है डायरेक्ट क्या होता है कि मेरा स्टेक है, इनडायरेक्ट क्या है, स्पाउस के थ्रू, चिल्ड्रन के थ्रू. तो वो एक्सप्लेन करेंगे हम इंशाल्लाह जब हम रीडिंग कर रहे होंगे. तो दोनों तरह के स्टेक, डायरेक्ट मतलब आपका अपना, इनडायरेक्ट का मतलब थ्रू स्पाउस और चाइल्ड. ठीक है, अभी इस चीज को जाके हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे. अभी हमने ये बात पढ़ ली 20% या 20% से ज्यादा स्टेक होना चाहिए. नंबर 2 कहता है कॉमन मैनेजमेंट हो, यानी कि इसको कंट्रोल करने वाले, चलाने वाले भी ड्राइवर सेम हो, इसका ड्राइवर भी सेम हो, दोनों कंपनीज आपस में एसोसिएटेड कंपनी है लॉ की नजर में. दूसरी बात भी क्लियर हो गई. और तीसरा मुदारबा एंड मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी. मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी के अंदर, अच्छा मैं अगर एक छोटी सी बात बताऊं मुदारबा होता क्या है, मैंने पहले भी शायद क्लास में कभी एक्सप्लेन किया था कि मुदारबा इज अ इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग. इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग. सो मुदारबा इज अ इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग कॉन्सेप्ट. अब उसमें होता क्या है कि हो सकता है मल्टीपल मुदारबाज हों जो काम कर रहे हो. जैसा मेरा एक वास्ता रहा किसी जमाने में फर्स्ट एलीट कैपिटल मुदारबा से,
सपोज ये व्हीकल फाइनेंसिंग में काम करते थे, हाउस फाइनेंस में काम करते थे, या पता नहीं ये व्हीकल फाइनेंसिंग में थे, व्हीकल फाइनेंसिंग में। इसी तरह हो सकता है कोई और मुदारबा भी हो जो किस में काम करता हो, हाउस फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस में। कई सर्विसेज हैं, वो मल्टीपल सर्विसेज दे रहे होंगे लेकिन वो सिंगली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। इन मुदारबाज को कंट्रोल करने के लिए ऊपर बनाई जाती है एक मैनेजमेंट कंपनी। जिस तरह फर्स्ट लीड कैपिटल मुदारबा को कंट्रोल वाली कंपनी करने वाली कंपनी का नाम था क्रीसेंट मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी। जी बिल्कुल, आपके कॉलेज वाला नाम ही, क्रीसेंट मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी। सो वो कहते हैं ये दोनों आपस में क्या है, एसोसिएटेड कंपनी। बात खत्म। हैं दोनों स्टैंड अलोन कंपनीज। अच्छा, फर्स्ट लीड भी एक स्टैंड अलोन कंपनी थी, ये भी एक स्टैंड अलोन कंपनी है, पब्लिक कंपनी, दोनों स्टैंड अलोन पब्लिक कंपनी, लेकिन दोनों आपस में क्या है, एसोसिएटेड। क्यों? क्योंकि दोनों, एक मैनेजमेंट, एक मुदारबाज है और दूसरी मुदारबा मैनेजमेंट। तो मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी एंड मुदारबा बोथ आर एसोसिएटेड। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर फॉर एग्जांपल यहां पे 2-4 मुदारबा होते हैं, सपोज ये एक और होता है ABC, एक होता है XYZ, तो बेटा ये सारे आपस में क्या हैं, ये सारे आपस में, अगर इस तरह देखें, मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी, क्रीसेंट एंड फर्स्ट लीड आपस में एसोसिएटेड, क्रीसेंट एंड ABC एसोसिएटेड, क्रीसेंट एंड XYZ एसोसिएटेड। क्या बात समझ आई? अब डिपेंड ये कहता है क्या ये एसोसिएटेड है मुदारबा, डिपेंड करता है कि कॉमन मैनेजमेंट है तो डेफिनेटली वो एसोसिएटेड रहेंगे कॉमन मैनेजमेंट की वजह से। सो ये उसने 3 बातें बताई कि अगर इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो कंपनी ए कंपनी बी की एसोसिएटेड कंपनी समझी जाएगी। नंबर 1 मैंने बोला कि 20% स्टेक हो ओनर का, डायरेक्टर का या पार्टनर का, दोनों कंपनी में। नंबर 2 मैंने बताया, अच्छा वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। नंबर 2 मैंने बताया कि कॉमन मैनेजमेंट यानी ड्राइवर दोनों के सेम हो। और नंबर 3 मैंने बताया कि मुदारबा और मुदारबा मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं ये आपस में एसोसिएटेड कंपनी समझी जाएंगी। लॉ की नजर में ये 3 कंडीशन में से एक भी फुलफिल हो जाए तो वो एसोसिएटेड कंपनी कहलाती है। अब लॉ की ही नजर में कुछ रिलेशन ऐसे हैं जो एसोसिएशन नहीं कहलाते। नंबर 1, मैं पहले आसान वाली बात करता हूं, सेम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन कंपनी ए एंड बी। कहते हैं अगर फॉर एग्जांपल सलमान साहब कंपनी ए में भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और कंपनी बी में भी, तो क्या कंपनी ए बी एसोसिएटेड होंगी इस वजह से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो चूज हो रहा है पैनल से, और अगर वो पैनल से इंडिपेंडेंट बंदा आ रहा है तो उसका कॉन्सेप्ट ही यही है। अगर आपको याद हो सेक्शन 166 आपने मेरे साथ पढ़ा और आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रेगुलेशन भी पढ़े, तो उसमें डिटेल बात यही एक्सप्लेन की ना मैंने कि भाई ये डायरेक्टर जो है इंडिपेंडेंट है, ना पेक्यूनरी, ना अदरवाइज, ना फाइनेंशियल, ना अदर देन फाइनेंशियल, कोई रिलेशन नहीं है इसका कंपनी के साथ। फिर मैंने ये भी कहा ये बदलिहाज है, मत्थे पे आंखें रखता है। तो ऐसा बंदा अगर 2 कंपनियों में बैठ भी गया तो ये दोनों कंपनी फॉर दैट रीजन आपस में एसोसिएटेड नहीं होंगी। हाँ, कॉमन डायरेक्टरशिप में कोई और डायरेक्टर, कोई नॉन एग्जेक्टिव, कोई एग्जेक्टिव आपस में सेम हुए, हाँ तब हम कहेंगे कंपनी ए और कंपनी बी जो है वो इंडिपेंडेंट, वो एसोसिएटेड कंपनी है। हाँ, इंडिपेंडेंट की वजह से कोई मसला नहीं होता। इसका मतलब है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कॉमन डायरेक्टरशिप वाला वर्ड हम दोबारा समझें तो कॉमन डायरेक्टरशिप के अंदर इसका मतलब ये है एग्जेक्टिव डायरेक्टर, नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर अगर ये सेम हुए तो कंपनी आपस में एसोसिएटेड होंगी। लेकिन इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वजह से कंपनी एसोसिएटेड नहीं होती। क्या बात क्लियर? नंबर 1, डायरेक्टरशिप बाय वर्च्यू ऑफ फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। बड़ी आसान सी बात बेटे, सलमान साहब, मैं गलत बात नहीं करना चाहता क्योंकि यूट्यूब पे जाएगा, फायदा कोई नहीं। मैं अगर फॉर एग्जांपल मुझे अपॉइंट कर दिया जाए CEO रेलवे के अंदर भी, PIA के अंदर भी एज अ CEO अपॉइंट कर दिया जाए, तो मैं एग्जेक्टिव डायरेक्टर के तौर पे 2 अदारे संभाल रहा हूं। ऐसा खुशकिस्मत हो सकता हूं और हैं भी बहुत से लोग खुशकिस्मत, लेकिन मैं नहीं बोलता भी मत समझ तो यही है। द पॉइंट इज कि अगर मुझे गवर्नमेंट की तरफ से 2 अदारों में लीडर बना दिया जाए, मुझे डायरेक्टर बना दिया जाए, तो टेक्निकली आई एम अ डायरेक्टर इन रेलवे, आई एम अ डायरेक्टर इन सपोज PIA। तो क्या PIA और रेलवे आपस में एसोसिएटेड बन गए दोनों? क्योंकि मैं एग्जेक्टिव डायरेक्टर, अभी मैंने बोला एग्जेक्टिव डायरेक्टर की वजह से कॉमन डायरेक्टरशिप आई और कॉमन डायरेक्टर की वजह से रेलवे और PIA, मैं यहां पे बना देता हूं, रेलवे और PIA क्या आपस में एसोसिएटेड हो गए? बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि मुझे अपॉइंट करने वाला है कौन है, फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। तो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब किसी एक बंदे को, जैसा अच्छा बल्कि हमारे पास तो बहुत अच्छी एग्जांपल है मोहसिन नकवी साहब की, एक से ज्यादा अदारों के अंदर लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, तो क्या वो अदारे आपस में एसोसिएटेड कहलाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो बंदा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड है, तो उसकी वजह से अदारों के ऊपर एसोसिएशन क्रिएट नहीं होती। तो ये दो बातें हो गई। तीसरी बात पे चलता हूं, शेयर्स ओन्ड बाय एनआईटी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशन। अब वंस अगेन नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशन। वंस अगेन अगर गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ है उन अदारों को और उन अदारों ने आगे डायरेक्टरशिप की हुई है, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं, वही बात है दोबारा, ये उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिंक्ड है दोबारा, कि शेयर अगर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटी हो उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने एक से ज्यादा एंटिटी कंट्रोल की हुई है तो क्या गवर्नमेंट के सारे अदारे आपस में एसोसिएटेड हैं? बिल्कुल भी नहीं। नंबर 4, शेयर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ सीडीसी, बेटा नॉट बेनिफिशियल ऑनर। बेटा देखो, सीडीसी है सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। अब जितनी भी बुक एंट्री सिक्योरिटीज हैं वो यही अदारा मैनेज करता है। बुक एंट्री सिक्योरिटी मीन द शेयर इन दी ऑनलाइन फॉर्म। अब जितने भी ऑनलाइन शेयर है ये यही अदारा, सीडीसी का अदारा मैनेज कर रहा है। तो बेटा शेयर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ सीडीसी, अगर सीडीसी एक्ट करता है एज अ कस्टोडियन, तो अगर वो एज अ कस्टोडियन ऐड करे और उसके नाम पे शेयर पड़े हुए हैं, उसकी कस्टडी में शेयर्स हैं, तो टेक्निकली इसकी वजह से ऐसा नहीं होगा कि आप कहो कि ये जो है एसोसिएशन क्रिएट होगी। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, उसके सीडीसी से किसी किस्म की कोई एसोसिएशन क्रिएट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि सीडीसी ने ए कंपनी के भी रखे हुए हैं, बी कंपनी के भी शेयर उन्हीं के पास है। भाई सारी कंपनीज के ऑनलाइन शेयर बुक एंट्री सिक्योरिटीज सीडीसी ही मैनेज कर रहा है, तो क्या सारी कंपनी आपस में एसोसिएटेड है? तो सीडीसी एक ऐसा अदारा है, स्टैट्यूटरी अदारा है, जिसकी वजह से एसोसिएशन क्रिएट नहीं होगी। अब आते हैं एक छोटी सी बात। अच्छा, अब ये हम जो इतनी कहानी हमने पढ़ी है कि कौन से ऐसी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से दो कंपनीज आपस में एसोसिएटेड होंगी और कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनकी वजह से नहीं होगी, तो इसकी सारी कहानी सुनाने का मकसद क्या है या एसोसिएशन समझाने का मकसद क्या है? बेटा मकसद सिर्फ ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट की जा रही है तो अप्रूवल किससे लेनी है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो ये इन्वेस्टमेंट कौन डिसाइड करेगा, कौन अप्रूव करेगा? फॉर एग्जांपल कंपनी ए ने कंपनी बी में इन्वेस्ट करना है, तो कंपनी ए में इसको अप्रूव कौन करेगा? बेटा ये अप्रूवल बोर्ड के डिसीजन से हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में ये डिसीजन अप्रूव हो जाएगा। इसका मतलब है बोर्ड डिसाइड करेगा, इन्वेस्टमेंट अप्रूव कर देगा, तो कंपनी ए कंपनी बी में इन्वेस्ट कर देगी। लेकिन अगर यही कंपनी ए और कंपनी बी आपस में एसोसिएटेड हो कि इनमें से किसी तीन में से एक कंडीशन की वजह से ये कंपनी ए कंपनी बी दोनों आपस में एसोसिएटेड हैं, तो फिर बेटा ये बोर्ड की पावर से बात बाहर निकल गई। अब बोर्ड डिसीजन नहीं ले सकता इन्वेस्टमेंट का। अब इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कैसे होगा? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी का डिसीजन होगा स्पेशल रेजोल्यूशन से, 3/4 ऑफ द मेजॉरिटी इन द जनरल मीटिंग। इसका मतलब है जो ही कंपनी का स्टेटस सिंपल से एसोसिएटेड कंपनी में कन्वर्ट हुआ, बोर्ड की पावर से ये बात बाहर निकल के चली जाएगी स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर। 3/4 मेजॉरिटी के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एसोसिएटेड कंपनी में, वरना नहीं। इज दैट क्लियर? यहां तक आपको एसोसिएशन की बात अगर समझ आ गई है तो अब हम जरा डायरेक्टली आते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक इंटरेस्टेड का है। उससे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 हम जरा रीड आउट कर लेते हैं। तो अब जरा रीडिंग ही है, बाकी चीजें मैंने काफी हद तक डिस्कस कर ली हैं, आसान सी बातें अब यहां से हम रीड आउट करते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ एसोसिएटेड कंपनी एंड अंडरटेकिंग कहता है एसोसिएटेड कंपनी एंड अंडरटेकिंग means any two or more companies or undertaking, मैंने undertaking का वर्ड समझा दिया है, और a company and undertaking interconnected with each other in following manner, namely एक दूसरे से connected हो in the following manner. Number 1, if a person who is a owner or partner or director of a company or undertaking who directly or indirectly, यानी खुद लिए हो शेयर या इनडायरेक्टली थ्रू द स्पाउस और माइनर चाइल्ड, मेजर इंक्लूड नहीं है, होल्ड्स और कंट्रोल शेयर कैरिंग नॉट लेस देन 20% ऑफ द वोटिंग पावर इन सच कंपनी और अंडरटेकिंग, और उसके पास 20% या उससे ज्यादा शेयर हो
in such company is also the owner or partner or director of another company or undertaking, or directly or indirectly holds or controls share carrying not less than 20% of the voting power in that company or undertaking. यानी कंपनी ए में भी उसके पास 20% और कंपनी बी में भी 20% या उससे ज्यादा हो तो वो कंपनी आपस में एसोसिएटेड कंपनी कहलाएंगी, और अगर ये पार्टनरशिप हो तो वो एसोसिएटेड अंडरटेकिंग कहलाएंगी। इफ और आखिर में देखो लाइन के आखिर में इंपॉर्टेंट वर्ड और अगर कोई और दूसरी कंडीशन पूरी हो जाए, द कंपनीज और अंडरटेकिंग आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट और कंट्रोल एंड वन इज द सब्सिडरी ऑफ अनदर, यानी सीधी सी बात है एक कंपनी दूसरी को कंट्रोल करती हो। आसान लफ्जों में इसका मतलब ये हुआ कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी आपस में एसोसिएटेड कंपनी है, बात खत्म। ठीक है। और अगर मैं एक और रिलेशन यहां पे एक छोटा सा बताऊं, मैं अगर कहूं कि मैं एक और छोटा सा रिलेशन यहां पे एक्सप्लेन कर दूं कि अगर कंपनी ए ने कंपनी बी को कंपनी एक्स को एक्वायर किया हुआ है और कंपनी वाई को भी एक्वायर किया हुआ है, यानी कि कंपनी ए जो है वो एक होल्डिंग कंपनी है और कंपनी एक्स जो है सब्सिडरी है और कंपनी वाई भी सब्सिडरी है, तो बेटा एक बार याद रखिएगा, ये देखो आपको ये तो एक्सप्लेन कर दिया उसने कि कंपनी ये वन इज द सब्सिडरी ऑफ अनदर, कि ये दोनों आपस में क्या होंगी, एसोसिएटेड। तो इसका मतलब है बेटा ये भी एसोसिएटेड होंगी। ठीक है। लेकिन अब मजे की बात, क्या ये कंपनी एक्स और वाई आपस में एसोसिएटेड होंगी? जी बिल्कुल होंगी। क्यों? अंडर द कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। तो ये दूसरी बात भी इसके साथ आ गई। अच्छा आगे चलिए। और इफ द अंडरटेकिंग इज अ मुदारबा मैनेज बाय द कंपनी। ठीक हो गया, ये बात भी समझ आ गई। फिर आगे उसने एक्सप्लेन किया कि मुदारबा इज द इस्लामिक फाइनेंसिंग एक्टिविटी अ सेटअप क्रिएटेड इन ऑर्डर टू इंश्योर इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग। Mudarba Management Company is established as a public company which is licensed to float Mudarba, which are separate legal entities. मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी और मुदारबा दोनों एक सेपरेट एंटिटीज हैं, लीगल एंटिटीज हैं, पब्लिक एंटिटीज हैं, लेकिन दोनों आपस में एसोसिएटेड होती हैं क्योंकि मैनेजमेंट कंपनी एक से ज्यादा मुदारबाज चला रही होती है, मैनेज कर रही होती है। आगे चलिए। Following, however, the following directorships or shareholding shall not be considered while ascertaining the status of the companies to be associated. Number 1, directorship of a person by virtue of nomination by the concerned minister of the federal government or provincial government or a financial institution directly or indirectly owned or controlled by such government। यानी गवर्नमेंट ने अगर किसी को नॉमिनेट किया हो उसकी वजह से कंपनीज आपस में एसोसिएटेड नहीं होती। वही एग्जांपल जो मैंने रेलवे और पीआईए की दी या मोहसिन नकवी साहब की दी। और दूसरी बात डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्ड और कंट्रोल या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कहता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्ड और कंट्रोल, यानी किसी मतलब इंटरमीडियरी हो गया। गवर्नमेंट डायरेक्ट आने की बजाय गवर्नमेंट ने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को किया हुआ है कंट्रोल और उसने आगे इस तरह की अपॉइंटमेंट्स की हुई हैं, तो पीछे तो गवर्नमेंट ही है ना। अगर बैक एंड पे गवर्नमेंट है तो फिर समझ लो एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट ट्रिगर नहीं होता। डायरेक्टरशिप ऑफ अ पर्सन अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये बात भी मैंने समझा दी। शेयर ओन्ड बाय द एनआईटी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। वही बात है, एनआईटी आगे से शेयर ओन बाय द एनआईटी ने शेयर ऑन किए हुए, लेकिन वो एनआईटी भी तो गवर्नमेंट का इदारा है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने ऑन किए हुए हैं। तो क्या गवर्नमेंट के ऑन करने से कंपनीज आपस में एसोसिएटेड बन जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट कंपनी ए को भी कंट्रोल कर सकती है, बी को भी, सी को भी, अदरवाइज तो फिर पीआई और रेलवे आपस में एसोसिएटेड होते या गवर्नमेंट का कोई भी इदारा एसोसिएटेड होता है, तो ऐसा नहीं है। और फोर्थ पॉइंट है शेयर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ सीडीसी वेयर सच शेयर्स आर नॉट बेनिफिशियली ओन्ड बाय द सब सीडीसी। बेटा सीडीसी के नाम पे शेयर होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो बेनिफिशियल ओनर है, दे आर द एक्चुअली वर्किंग एज अ कस्टोडियन। तो कस्टोडियन के नाम पे अगर शेयर पड़े भी हैं तो ये चीज एसोसिएशन क्रिएट नहीं करती। इसके बाद बड़ी प्यारी प्यारी एग्जांपल्स हैं, आसान सी एग्जांपल 1 2 3 4 5। बेटा ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक दफा पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत सी आसान सी एग्जांपल है, इसमें कोई मुश्किल बात हुई तो मैं क्लास में आपकी क्यूरीज एड्रेस कर दूंगा। ठीक है जी। तो अगले हम सेक्शन पे चलते हैं, दैट इज सेक्शन 199। कहते जी अब इन्वेस्टमेंट की बात समझाने लगा। कहते हैं अच्छा मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले एक छोटी सी बात बताऊं। जब तक ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज के रेगुलेशन नहीं आए थे तो होता क्या था, फंड ड्रेनेज के लिए या कंपनी से फंड निकालना सबसे मुश्किल काम था। तो कंपनीज क्या करना शुरू हो गई, एक गलत प्रैक्टिस करना शुरू हो गई। वो क्या करती थी,
वो अपनी एसोसिएटेड कंपनी को लोन देती थी और इंटरेस्ट फ्री लोन, और कहती थी, अच्छा बड़े मजे की बात, एक लोन की ना स्टेटमेंट लिखी जाती थी, एक डिस्क्लोजर लिखा जाता था द लोन इज गिवन टू एन एसोसिएटेड कंपनी फ्री ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेएबल एट द ईज ऑफ द कंपनी। यानी जब इनका दिल करेगा तब वापस कर दें, जब इनके लिए आसान हो। और होता क्या था, ऐसे ही चलता रहता था, इधर से कंपनी ए से बी में, अगर सपोज अज्यूम करें हम उसी एग्जांपल को कि कंपनी ए और बी जो हैं ये एसोसिएटेड हैं, तो कंपनी ए से बी में फंड जाते थे, ठीक है, लोन की शक्ल में। और क्या होता था, कंपनी बी ऐसे स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होती थी जहां पे कैश इनफ्लो बहुत ज्यादा होता था, यानी कि कस्टमर कैश में पे करता था। बहुत से नेचर ऑफ बिजनेस है जिसमें चेक नहीं आता, वहां पे कैश, जिसमें जितनी भी रिटेल आउटलेट्स होती हैं वहां पे कैश कलेक्शन होती है, चेक कभी कलेक्ट नहीं होता। आप जितने भी रिटेल आउटलेट, बड़े बड़े ब्रांड्स भी उठा के देख लो, उनकी रिटेल आउटलेट्स के ऊपर कैश ही कलेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर का ट्रेंड ही नहीं है, नेचर ऑफ बिजनेस ही नहीं है चेक लेना। भाई देखो, मेरे पास एक शॉपिंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, मैं स्पेयर पार्ट में, सपोज मैं सुजुकी होंडा की बात कर लूं, भाई उनके पास जो कस्टमर आया अगर वो चेक देगा तो होंडा वाले बाहर जाने देंगे कि भाई पता नहीं कल को चेक कैश हो ना हो। तो टेक्निकली कैश इन्वॉल्वमेंट है सारी बिजनेस में। तो क्या करते थे, कंपनी बी ऐसी होती थी जो कैश इन्वॉल्वमेंट होती थी, और वहां से कैश बाहर निकाल के इस कंपनी के मालकान को दे दिया जाता था। तो क्या हो रहा था, इस कंपनी के फंड्स जो थे ना एक्चुअली वो एक इलीगल वे से बाहर आ जाते थे और पता भी नहीं चलता था और कोई तकलीफ। और इस कंपनी चूंकि लोन देती थी तो ये अपने फाइनेंशियल में लिख देती थी, लोन गिवन टू एसोसिएटेड कंपनी बी, आगे लिखा जाता था फ्री ऑफ इंटरेस्ट रीपेएबल एट ईज ऑफ कंपनी बी, कि भाई हम कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, और दूसरी बात जब कंपनी को आसान लगे कंपनी बी को तो हमें दे दे। तो टेक्निकली वो ड्रेनेज हो गई होती थी, तो इसलिए कंपनी बी के पास होते ही नहीं थे ना, अभी वो वापस करती थी। तो इस चीज को, इस ड्रेनेज को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने फिर क्या किया, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, एसोसिएटेड कंपनी के रेगुलेशन बनाए इस ड्रेनेज को कंट्रोल करने के लिए। क्या मेरी बात समझ आई? तो उसने कहा, फिर लॉ ने समझाया कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है या तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट, शेयर खरीद रहे हो, शेयर के बदले पैसे दे रहे हो, लोन्स भी, एडवांस, गारंटी, बाय वट एवर नेम कार्ड, जो मर्जी नाम दो, तुमने लोन दिया, गारंटी दी, गारंटी भी तो वही चीज है। इसी को फंड देने की बजाय मैं बैंक को गारंटी दे दूं और बैंक कंपनी बी को लोन दे दे, एक ही बात है, उतनी अमाउंट की गारंटी कंपनी ए ने दे दी होती थी। तो कहता है बाय वट एवर नेम कॉल्ड एक्सेप्ट फॉर द अमाउंट ड्यू एज नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट where the terms and condition of the trade transaction carried out on arm's length and in accordance with the trade policy of the company। कहते हैं भाई इन्वेस्टमेंट कोई भी नाम ले लो, इक्विटी को, लोन को, एडवांस को, गारंटी को, कंपनी है जो मर्जी नाम चूज कर ले, मैं तो कहूंगा ये इन्वेस्टमेंट है, इन दी एसोसिएटेड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। हाँ, उसके अलावा एक्सेप्ट द अमाउंट ड्यू जो कि तुमने ट्रेडिंग टर्म्स में दी है, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी बी जो है वो कंपनी ए से रॉ मटेरियल खरीदती है, तो कंपनी ए ने रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया और कंपनी बी ने इसके पैसे देने हैं, तो यहां पे जो अमाउंट रिसीव होनी है, अमाउंट ड्यू है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। दोबारा बता रहा हूं, ये नॉर्मल ट्रेडिंग टर्म है, जिसका मैं बड़ी प्यारी एग्जांपल दे दूं, मेरे जहन में आ गई। कंपनी ए अगर है MIPL, ये बैटरी बनाती है और इसने बैटरीज बना के देनी है MTL को, मिल्लत ट्रैक्टर लिमिटेड को, ट्रैक्टर में लगाने के लिए। अब ये उसके लिए एक गुड्स का काम कर रही है, राइट, गुड्स दे रहे हैं उसको और वो बदले में उनको पैसे देते हैं। तो ये जो अमाउंट ड्यू है जो मिल्लत ट्रैक्टर ने मिल्लत इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लिमिटेड को देनी है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो नॉर्मल ट्रेडिंग है। हाँ, इसके अलावा बाकी इक्विटी हो, लोन हो, गारंटी हो, एडवांस हो, बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड विल बी कॉल्ड एज investment. Power to make investment in general, the investment decision are within the power of director exercised through their board meeting। हाँ, जो भी investment decision होगा वो board लेगा, लेकिन a company shall not make any investment in any of the associated company except under the authority of the special resolution
अब आई ना बात कि एसोसिएटेड कंपनी के अंदर अगर इन्वेस्ट करना है तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन के बगैर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। विच शैल इंडिकेट द नेचर, पीरियड, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन अटैच देयरटू। तो वो क्लियरली एक्सप्लेन करेगा कि भाई नेचर क्या है ट्रांजैक्शन की, इन्वेस्टमेंट क्या है, इक्विटी है, लोन है, एडवांस है, गारंटी है, पीरियड कितना होगा, 2 साल, 3 साल, 5 साल, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, कितने पैसे लगा, एंड टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। कहते हैं और एनी इंक्रीज इन द अमाउंट और एनी चेंज इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट और टर्म्स एंड कंडीशन अटैच्ड देयरटू शैल बी मेड ओनली अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन। एक दफा अप्रूवल लेने के बाद किसी भी किस्म की चेंज की अमाउंट में, नेचर में, पीरियड में, व्हाटएवर, दोबारा से रेजोल्यूशन लोगे। इज दैट क्लियर? दोबारा से मेंबर की रेजोल्यूशन ली जाएगी। अगली बात, इन्वेस्टमेंट तो हो गई, बात समझ आ गई कि नोटिस देना है, ऑब्वियस बात है, जनरल मीटिंग में अप्रूवल होनी है तो नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग भी जाएगा और उसके अंदर फिर आप सारी चीजें एक्सप्लेन भी करोगे, ठीक है। व्हाट इफ कि आपने लोन देना है, कि कंपनी ए कंपनी बी को लोन दे रही है, या MIPL अगर एसोसिएटेड कंपनी है, मैंने एसोसिएटेड बोला है, उनका रिलेशन डिफरेंट है, वैसे मैंने एसोसिएशन को समझाने के लिए बोला है, अदरवाइज उनका रिलेशन डिफरेंट है, वो उनकी सब्सिडरी के फॉल करती है, इसलिए प्लीज उसको ऐसे सीरियसली ना ले लीजिएगा उस तरह। अच्छा, द कंडीशन शैल इन्वेस्ट, अगर कंपनी ए ने बी के अंदर लोन देना है, एसोसिएटेड है और उसको लोन दे रही है, तो पहले क्या होता था, इंटरेस्ट फ्री लोन, मैंने भी लिखा हुआ सामने, उसी चीज को केटर करने के लिए लॉ ने क्या कहा, उसने कहा द कंपनी शैल इन्वेस्ट इन एसोसिएटेड कंपनी बाय वे ऑफ लोन और एडवांस इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट इन राइटिंग एंड सच एग्रीमेंट शैल इंटर एलिया इंक्लूड। बेटा देखो, उसने क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा अगर लोन देना है तो एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए दोनों कंपनीज के दरमियान, बेशक आपस में बहन भाई हैं, लेकिन एग्रीमेंट क्या हो, रिटर्न, और एग्रीमेंट की टर्म्स में क्या क्या इंक्लूड हो, अमंग अदर थिंग्स, कहता है शेल इंक्लूड, बाकी चीजें तो डालोगे, ये भी डालना। क्या? नंबर 1, नेचर ऑफ लोन, किस किस्म का लोन है, पर्पस ऑफ लोन, मकसद क्या है, पीरियड ऑफ लोन 2 साल, 3 साल, 5 साल, रेट ऑफ रिटर्न, परसेंटेज ऑफ रिटर्न क्या लोगे, लोन दे रहे हो बहन भाई जो भी हो वटएवर, उसके ऊपर कमाओगे जरूर, जो इन्वेस्ट करे उसके ऊपर रिटर्न आना चाहिए, तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। फिर कहता है फीस और कमीशन, नंबर फी कितनी होगी, देन रीपेमेंट शेड्यूल फॉर द प्रिंसिपल, जिस तरह वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तुम्हें जब लोन देती है तो वो बताती है इतना प्रिंसिपल और इतना इंटरेस्ट, तो कहता है वो बना के दो, रीपेमेंट शेड्यूल बनाओ, पेनल्टी क्लॉज इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ लेट पेमेंट, कंपनी बी ने टाइम पे लोन वापस ना किया या डिफॉल्ट किया तो रीपेमेंट, तो पेनल्टी क्या पड़ेगी, और सिक्योरिटी क्या ली है तुमने कंपनी बी से, इन अकॉर्डेंस विद द अप्रूवल ऑफ द मेंबर इन द जनरल मीटिंग, इन तमाम के साथ तुम अप्रूवल लोगे इन द जनरल मीटिंग। क्या ये बात समझ आई? इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखो जरा, रेट ऑफ रिटर्न लिख के उसने ये वाला कॉन्सेप्ट जो है इसको खत्म कर दिया, क्या फ्री वाला कोई मजाक नहीं चलेगा, रीपेबल एट द ईज, ये बात उसने खत्म कर दी, यहां से पीरियड ऑफ लोन स्पेसिफाई करो, तो ये बात भी, ये जो मजाक चल रहा था बिटवीन द एसोसिएटेड कंपनीज, उसने ये 2 बातों के साथ या इस एक्सप्लेनेशन के साथ उसने वो मजाक खत्म कर दिया, उसने कहा ये तो इन्होंने मजाक बनाया हुआ है, ये तो ड्रेनेज हो रहे हैं फंड्स के। चलो आगे चलता हूं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसने अभी देखो बाज नहीं आया, उसने कहा मैं एक्सप्लेन करता हूं रिटर्न क्या होगा, ताकि मजाक ही खत्म हो जाए जो फ्री ऑफ इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था एसोसिएटेड कंपनी में। कहता है रिटर्न ऑन सच इन्वेस्टमेंट शैल नॉट बी लेस देन द बोरिंग कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनी। अच्छा एक चीज समझ लो, जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही होती है, जिस तरह हमारे केस में, मैं जरा इसको थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूं यहां पे ताकि आपको दोबारा से जरा क्लीन करके समझा सकूं। हमारे केस में चूंकि कंपनी ए कंपनी बी में इन्वेस्ट कर रही थी, तो बेटा याद रखना कंपनी ए को बोला जाता है इन्वेस्टिंग कंपनी और कंपनी बी कहलाती है इन्वेस्टी कंपनी, ठीक है। तो वो कहते हैं द रेट ऑफ ऑन सच इन्वेस्टमेंट शैल नॉट बी लेस देन द बोरिंग कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनी और द रेट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कमीशन विच एवर इज हायर। कहता है कि जो कंपनी ए ने लोन दिया कंपनी बी ने वापस करना है, तो जो परसेंटेज ऑफ लोन होगी वो कौन सी होगी, कहता है वो कंपनी जो इन्वेस्टिंग कंपनी की बोरिंग कॉस्ट होगी। अब बोरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आई डोंट नो आप में से किसने वो पढ़ा हुआ है कि नहीं। अब बोरिंग कॉस्ट देखो, कोई सस्ता लोन लेते हो, कोई महंगा लोन लिया होता है, तो कंपनी ए की टोटल बोरिंग जो होगी साल की,
उसका इंटरेस्ट निकालो, उसे डिवाइड करो टोटल लोन पे, यानी कंपनी ये बोरिंग कॉस्ट का रेट कैसे निकलेगा आसान लफ्जों में कि कंपनी ए की टोटल इंटरेस्ट को जो उसने एक साल में पे किया उसे डिवाइड कर दो टोटल लोन के ऊपर, तो यहां से जो परसेंटेज आएगी बेटे वो कहलाएगी कंपनी ए की बोरिंग कॉस्ट। वो या फिर जो कमीशन ने रेट स्पेसिफाई किया हो, दोनों में से जो क्या हो हायर ऑफ। तो कॉन्सेप्ट क्या है हायर ऑफ का, हायर ऑफ जो रेट एससीसीपी ने बताया और वो रेट जो के बोरिंग कॉस्ट से निकला, दोनों में से जो हायर होगा उसके ऊपर बेटे वो लोन दिया जाएगा एसोसिएटेड कंपनी को एंड शैल बी रिकवर्ड इन ऑन अ रेगुलर बेसिस इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, फेलिंग व्हिच द डायरेक्टर शैल बी पर्सनली लायबल टू मेक द पेमेंट। और आपने रेगुलर पेमेंट करनी है, दैट मे बी मंथली, दैट मे बी क्वार्टरली, दैट मे बी हाफ ईयरली, बट वटएवर रेगुलर पेमेंट होनी चाहिए, अदरवाइज डायरेक्टर जो हैं वो पर्सनली लायबल होंगे उस पेमेंट के लिए। इज दैट क्लियर? अब एक और खूबसूरत बात, ड्यू डिलिजेंस। कहता है देखो कंपनी ए बी को लोन दे रही है ना, तो जिस तरह बैंक देखता है कि मैं जिसको लोन दे रहा हूं उसकी औकात है कि वो वापस कर सके, तो कहता है बिल्कुल इसी तरह कंपनी ए ये इंश्योर करेगी, इसके डायरेक्टर इंश्योर करेंगे कंपनी बी की फाइनेंशियल हेल्थ, कि क्या कंपनी बी इस काबिल है कि हमारा लोन वापस कर सके। तो यही बात उसने यहां लिखी है, द डायरेक्टर ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनी शैल सर्टिफाई दैट द इन्वेस्टमेंट इज मेड आफ्टर ड्यू डिलिजेंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बोरिंग कंपनी इज सच दैट इट हैज द एबिलिटी टू रीपे द लोन एज पर द एग्रीमेंट, कि उसके पास औकात है वापस करने की। और तीसरी बात, सेकंड लास्ट बात, एग्जम्पशन एंड रेगुलेशन। कमीशन के पास ये इख्तियारात हैं, मे स्पेसिफाई सर्टन क्लास ऑफ कंपनी ऑन विच द रिक्वायरमेंट ऑफ पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन शैल नॉट बी एप्लीकेबल। देखो इस सेक्शन का आगाज ही ऐसे हुआ कि अगर एसोसिएट कंपनी को लोन देना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, तो लॉ ने कहा कि इस कमीशन के पास इख्तियारात हैं कि वो चाहे तो वो किस कह सकता है कि भाई इस कंपनी के ऊपर स्पेशल रेजोल्यूशन अप्लाई नहीं होती, इसका मतलब है वो बोर्ड रेजोल्यूशन से ही लोन पास करके अपनी एसोसिएट कंपनी को लोन दे सकते हैं, बट ऐसा सिर्फ कमीशन के पास इख्तियारात हैं। Commission has also made regulation for imposing condition and restriction on making investment in associated company। इसके अलावा कमीशन के पास इख्तियारात हैं, वो जैसे भी असूल बनाना चाहे, कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन बनाना चाहे रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड, तो वो बना सकता है। रिकॉर्ड्स, आखिरी बात, एवरी कंपनी शैल मेंटेन एंड कीप इट्स रिकॉर्ड। तो जहां पे बेटा देखो तुम अब तक सीख आए हो, मेंबर्स के रजिस्टर्ड होते हैं, मॉर्गेजेस के रजिस्टर्ड होते हैं, इसी तरह कंपनी के ऊपर एक और रजिस्टर की रिक्वायरमेंट आने लगी और वो है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी। Every company shall maintain and keep its registered office at its registered office, a registered of associated, a register of investments in associated companies and undertaking containing such particulars as may be specified। तो registered of associated company बनेगा ही बनेगा, इज डेट रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट बनेगा। इज डेट क्लियर? तो इसके साथ ही यहीं पे इख्तिताम करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।